हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम मार्च सेकंड वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं वे इस वीडियो से पूरे वीक के करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEIGRI-HMS में 7500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। और NEIGRI-MS इसका मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे देश में जन औषधि वीक मनाया गया और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 2014 में जहां 86 जन औषधि केंद्र थे, वहीं अब 7500 जन औषधि केंद्र बन गए हैं। अब जल्दी से जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना यानी PMBJP ये आखिर है क्या। देखिए, अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो सरकारी योजनाओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो PMBJP ये एक कैंपेन है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल द्वारा शुरू किया गया, इस मकसद से कि जो मेडिसिन्स हैं इनको अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराया जा सके। कहाँ पर? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर। अब ये कौन सी मेडिसिन्स होती हैं जो सस्ती मिलती हैं? तो इन्हें बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। देखिए, ब्रांडेड मेडिसिन्स जो होती हैं जिनके साथ कोई ब्रांड जुड़ा होता है तो वे महंगी आती हैं, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन जो होती हैं ये महंगी नहीं आती हैं, ये सस्ती होती हैं, क्योंकि इनके साथ उस तरह के ब्रांडेड मेडिसिन्स नहीं होती हैं जिस तरह की और ब्रांडेड दवाइयाँ आप लेते हैं। तो जितना असर उन ब्रांडेड दवाइयों का होता है उतना ही असर इन जेनेरिक मेडिसिन्स का होता है और ये काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध भी हो जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन्स है ये कौन प्रोवाइड कराता है इन जन औषधि केंद्रों पर? तो ये काम करता है BPPI यानी ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत कार्य करता है। ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहूँगा। ये कमेंट कल हमारी करंट अफेयर्स वीडियो पर आया है, तो इन्होंने इसमें रमन सिंह जी ने लिखा है कि थैंक्स सर, आपकी वीडियोस की वजह से RBI ग्रेड B में 63 क्वेश्चन किए, वो भी सही। लोग कहते हैं कि उनका करंट अफेयर्स अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, बट आपकी भी कम नहीं है जो डेली बेसिस पर कवर करता है। तो ये कह रहे हैं कि आपका करंट अफेयर्स भी काफ़ी अच्छा है अगर डेली फॉलो किया जाए। अच्छा, इस मैसेज में बेस्ट थिंग ये रही है कि इन्होंने हमारे करंट अफेयर्स को हेल्पफुल तो बताया है पर किसी दूसरे सोर्स को बुरा नहीं बताया है। देखिए, जितने भी लोग करंट अफेयर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं सभी मेहनत करते हैं और एस्पिरेंट्स अपने आप इतना समझदार है कि वो जान सकता है कि उसके लिए क्या चीज़ हेल्पफुल है। और इन्होंने ये भी कहा है कि RBI ग्रेड B में इन्होंने 60+ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, तो हमारी ओर से इन्हें बेस्ट विशेस। अब देखते हैं क्वेश्चन को। लाल चावल यानी रेड राइस की पहली खेप को किस राज्य से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना किया गया है यानी भेजा गया है? तो ये भेजा गया है आसाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये जानना चाहिए कि जो ये रेड राइस है ये आयरन रिच रेड राइस है और आसाम की ब्रह्मपुत्र वैली में ये ग्रो किया जाता है और इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता है। साथ ही इस राइस वैरायटी को बोलते हैं बाओ धान और आसामीज फूड से ये काफ़ी जुड़ा हुआ है। ठीक है, उनकी जो है खाने की प्रवृत्ति में है ये राइस। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि LT फूड्स ये जो कंपनी है ये राइस एक्सपोर्टर है और यहीं से इस राइस को जो है खरीदा गया है और उसके बाद इसको निर्यात किया गया है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए अपेडा। इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन बन जाता है, एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म जाननी चाहिए कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है और जो भी भारत का एक्सपोर्ट ट्रेड है उसको प्रमोशन के लिए, उसको प्रमोट करने का ये कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल में नियुक्त UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत का नाम बताइए। तो इनका नाम है मोहम्मद महमूद अल खाजा। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में पहली बार अपने एम्बेसडर को नियुक्त किया है और इनका नाम है मोहम्मद महमूद अल खाजा और इजराइल के प्रेसिडेंट रियोविन रिवलिन ने इनका स्वागत किया है, इन्हें रिसीव किया है। आपको बता दें कि अब्राहम अकॉर्ड
के तहत जो सऊदी अरब है ये पहला देश बना है जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मलाइज किए हैं। किसके तहत? अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत। और ये जो है, जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, ये इजिप्ट एंड जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश है जिसने इजराइल के साथ अपने संबंध नॉर्मलाइज किए हैं। और इसके बाद फिर बहरीन, मोरक्को एंड सूडान भी अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड का मतलब क्या है कि जो भी ये अरब देश जो हैं, ये किसी अरब देश या फिर और कोई कंट्री जो भी इजराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहा है तो उससे रिलेटेड है अब्राहम अकॉर्ड। अच्छा, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, एक स्टैटिक जीके के लिए है, ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि जो अम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं इन्होंने इजराइल में यद वासिम इसको भी विजिट किया है। ठीक है, इस मेमोरियल को विजिट किया है। तो ये क्या है? ये इजराइल का नेशनल होलोकॉस्ट मेमोरियल है। अब ये होलोकॉस्ट का मतलब क्या है? देखिए, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें नाजी जर्मनी द्वारा यूरोपियन ज्यूज का नरसंहार कर दिया गया था। ठीक है, उनकी मानव हत्या जिसे जेनोसाइड बोलते हैं, ये कर दिया गया था। तो कई लोग उसमें जो है मार दिए गए थे। तो उन्हीं की याद में ये मेमोरियल बना है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो भी फोटो है ये उन लोगों की है जिनका नरसंहार कर दिया गया था। तो ये नाम याद रखेंगे आप, यद वासिम। ये कहाँ पर है? इजराइल में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में सिंगौरगढ़ किले के विकास की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है इन्होंने मध्य प्रदेश में। तो ये है सिंगौरगढ़ फोर्ट। आप देख सकते हैं हालत बिल्कुल सही नहीं है इसकी। तो अब इसके जो है इसको डेवलप किया जाए, इसको रिनोवेट किया जाएगा अच्छे से। तो इसी की आधारशिला यहाँ पर रखी गई है। और ये महाराजा संग्राम शाह और रानी दुर्गावती से एसोसिएटेड है। हाल ही में आईटीबीपी ने अटल सुरंग सुरक्षा पर तैनात हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मियों को SCME सौंपे हैं। तो SCME में M का क्या मतलब है? तो यहाँ पर M का मतलब है माउंटेनियरिंग। और अगर हम पूरी टर्म की बात करें, SCME की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, यानी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में यूज़ किए जाने वाले स्पेशल क्लोथ्स बने हैं और कुछ माउंटेन पर यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स भी हैं। तो इनका पूरा सेट 60 सेट्स इनका जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रोवाइड कराया गया है। और साथ ही आपको बता दें, अगर हम अटल टनल की बात करें तो ये जो है लेह मनाली हाईवे पर हिमालय की ईस्टर्न पीर पांजल रेंज के रोहतांग पास के अंडर से गुजरती है। और 10,000 फीट की हाइट पर ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है और इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर्स। और ये प्रधानमंत्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर रखी गई है। रोहतांग टनल भी इसको बोला जाता है। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाला साहिब गुरुद्वारा। और ये बाला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? दिल्ली में। और किसके द्वारा ओपन किया गया है? दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। और इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का थीम क्या रहा है? इसका विषय क्या रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो थीम इसका भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको वर्चुअली इनोग्रेट किया है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और ये 29वां एडिशन रहा है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? नेशनल बुक ट्रस्ट NBT के द्वारा और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया IPPO के द्वारा। इसका थीम मैंने आपको बता दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि नेशनल बुक ट्रस्ट NBT ये किस वर्ष इस्टेब्लिश हुआ था? तो याद रखना 1957 में। ये क्वेश्चन SSC में भी पूछा गया है और भी इससे जो ऊपर लेवल के एग्जाम होते हैं, स्टेट के एग्जाम जो होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेशनल बुक ट्रस्ट 1957 में और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। हाल ही में इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IMPCL ने गवर्नमेंट E-मार्केट पोर्टल पर उत्पाद बेचने का निर्णय लिया है। IMPCL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एक तो फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि GEM का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो याद रखना गवर्नमेंट E-मार्केट। तो ये जो पोर्टल है, तो इस पर अब जो ये इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो इसने हाल ही में अपने प्रोडक्ट्स सेल करने का निर्णय लिया है। तो इसका उद्घाटन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है IMPCL का? तो इसका मुख्यालय है उत्तराखंड में। स्पेसिफिकली बात करें तो इसका ये हेडक्वार्टर्स है रामनगर,
उत्तराखंड में। तो अभी ये अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचेगी। इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन ये बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा। पहली बात तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर कार्य करती है। दूसरा ये कि रामनगर उत्तराखंड में लोकेटेड है और ये इकलौती ऐसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर का कार्य करती है। अच्छा, इसका यहाँ पर इस्टेब्लिश जो ईयर है ये यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको तो यहाँ पर प्रोवाइड कराना पड़ता है क्योंकि हम आपको नोट्स दे रहे हैं, तो इसलिए हमको इंक्लूड करना पड़ता है। अगर ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही यहाँ पर ये नीचे बताएगा बेकार है। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत किससे होती है कि वो कब स्थापित किया गया था, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है। इतना आप अपने आप से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप ये जानिए कि ओनली सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज है जो आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है और उत्तराखंड के रामनगर में ये बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। गुड़ महोत्सव या फिर जैगरी फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये किया गया है लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश में। और किसके द्वारा किया गया इनॉग्रेट, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश से जुड़े बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ के सीएम ने झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इसको भी इनॉग्रेट किया है। और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए। साथ ही कुशीनगर ये उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है और हाल ही में इसको DGCA से क्लियरेंस भी मिल गया है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो भी लैंड रिलेटेड जो लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए वरासत इस ड्राइव को शुरू किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग्स आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए 16 डिजिट का एक यूनिकोड अनाउंस किया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय स्कीम इसको भी लॉन्च किया है। तो इसके तहत जो भी IAS, CDS, PCS, नीट, JEE, तो इसकी जो भी फ्री कोचिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग फीस, तो उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है अभ्युदय। आगे बढ़ते हैं। गुलमर्ग में खेले गए भारत शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ये प्राप्त किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। बात हो रही है खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स की और ये गुलमर्ग में हुए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पर 11 गोल्ड जीते हैं। कर्नाटक ने जो है यहाँ पर सेकंड स्पॉट यानी दूसरे स्थान पर रहा है, 5 गोल्ड यहाँ पर जीते हैं। और तीसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र, ठीक है, इसने 3 गोल्ड यहाँ पर जीते हैं। और इसी तरह के अगर हम इवेंट की बात करें तो खेलो इंडिया फर्स्ट ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये लद्दाख में संपन्न हुआ। और जो आपका फर्स्ट एवर वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल है और इसका वेन्यू भी आपका जम्मू कश्मीर रहा है। तो ये आप दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कीर्ति गुप्ता, मनीषा कीर और राजेश्वरी कुमारी ने कहाँ पर आयोजित ISSF शॉटगन विश्व कप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है, तो इन्होंने जीता है कायरो इजिप्ट में। तो कहाँ पर हुआ है ISSF शॉटगन विश्व कप, ये हुआ है कायरो में। अच्छा, और यहाँ पर गोल्ड किसने जीता है, रशिया ने। एक तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किससे जुड़ी हुई हैं, शॉटगन से जुड़ी हुई है, ठीक है। और अगर इनमें हम मेंस टीम की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इनमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल रहे मेंस टीम में, महराज अहमद खान, अंगद वीर सिंह बाजवा और गुरजोत खांगुरा। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये मेंस की बात हुई। और ये हो गई आपकी विमेंस की बात, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री यानी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में से किसके लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल की घोषणा की है, तो ये की है इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के लिए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल अनाउंसेस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक सेल तैयार किया जाएगा। सेल मतलब कोई ग्रुप, समूह, है ना, इस तरह से समझ सकते हैं आप। अच्छा, इन्होंने साथ ही में इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट इसको भी लॉन्च किया है। तो ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई, ABLE के द्वारा। और बायोटेक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल फॉर इंडियन स्टेट्स रिपोर्ट ये IFC के द्वारा रिलीज़ की गई। आपको ये भी जानना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है
और इसके सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रेणु स्वरूप। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी इस शब्द का सबसे पहले उपयोग 1919 में कार्ल एरिकी द्वारा किया गया था। किस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं ये अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है श्रीकांत मोगे। तो ये जो है मराठी एक्टर रहे हैं, मराठी फिल्म इंडस्ट्री से ये जुड़े रहे और इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सिद्धबली जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सिद्धबली मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोटद्वार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सिद्धबली जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन कोटद्वार को नेशनल कैपिटल दिल्ली से कनेक्ट करेगी। सिद्धबली टेम्पल उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में स्थित है। द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सतविंदर सिंह जोश। APRACA यानी एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, GR चिंतला। तो आपको मालूम होगा GR चिंतला नाबार्ड के चेयरमैन हैं और इन्होंने अब APRACA के अध्यक्ष पद के रूप में जो है कार्यभार संभाला है। APRACA इसका गठन 1977 में हुआ था और 21 देशों के एग्रीकल्चरल, रूरल, माइक्रो फाइनेंस से जुड़े इंस्टीट्यूट और एजेंसी इसमें शामिल हैं। और चिंतला जी ने DPK गुणाशेखरा इनको रिप्लेस किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि APRACA इसका सेक्रेटेरिएट बैंकॉक, थाईलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और देखिए इस बार काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहा है, यहाँ तक कि इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसके थीम में थोड़ा गड़बड़ी की है। तो देखिए अगर आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर चेक करेंगे तो इंटरनेशनल वीमेंस डे 2021 का थीम रहा है विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल वीमेंस डे कैंपेन थीम क्या रहा है, तो इसका कैंपेन थीम रहा है चूज टू चैलेंज। तो ये दोनों थीम आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए ये नहीं आता है, केवल ये आ जाता है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे, वरना आपका आंसर जो है ये रहेगा वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। और ये कैंपेन में शामिल हुए हैं इस तरह से हैंड रेस करके। तो इस कैंपेन का थीम रहा है चूज टू चैलेंज। किस राज्य ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है, यानी ईयर ऑफ एजुकेशन? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा और कैपिटल है ईटानगर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। फाइनली 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अगर हम अरुणाचल प्रदेश से जुड़े फोक डांस की बात करें तो मोपिन, सोलुंग, लोसार, बोरी बूट और द्री यहाँ के काफ़ी फेमस फेस्टिवल हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। साथ ही पासीघाट, परशुराम कुंड, नामदापा नेशनल पार्क, बॉमडीला, तवांग, अपदनी ट्राइबर पीपल, ये काफ़ी आपके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके लिए फैक्ट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश जो भी नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इनमें लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। 7 सिस्टर स्टेट्स कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। और इंडिया का पहला सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है। मैत्री सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है फेनी रिवर पर, फेनी नदी पर ये स्थित है। तो ये किस लिए न्यूज़ में रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु इसको जो है उद्घाटन किया है और ये जो मैत्री सेतु है ये फेनी रिवर के ऊपर जो है बना हुआ है। आपको बता दें कि जो फेनी रिवर है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और साथ ही जो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है इसमें टोटल कॉस्ट आई है 133 करोड़ रुपीज़। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये इम्पोर्टेंट है कि इस ब्रिज की लेंथ कितनी है, तो 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ये ब्रिज है और ये
त्रिपुरा के सबरूम से जो है बांग्लादेश के रामगढ़ को कनेक्ट करता है। ये लोकेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ त्रिपुरा को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट का दर्जा भी दिया गया है, यानी इस तरह से इसको माना गया है कि अब जो है ये नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा है, तो ये जो है इसका द्वार खोल देगा अब बाकी की जो भी कंट्रीज हैं लगे हुए, जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट से भी ये कनेक्ट हो सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के सबरूम में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इसकी भी जो है आधारशिला रखी है। यहाँ से फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन सभी फैक्ट्स को आप नोट करते जाना। साथ ही एक करंट अफेयर्स और यहाँ पर रह गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाईवे 208 इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन को भी रखा है। 40 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है। त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब कुमार देव, गवर्नर है रमेश बैस और कैपिटल है अगरतला। अब आपको ये जानना चाहिए कि जो त्रिपुरा है ये भारत से किस नेशनल हाईवे से जुड़ा है, तो नेशनल हाईवे 44 से ये भारत से कनेक्ट होता है। और ये जो नेशनल हाईवे 44 है ये आसाम, मेघालय, नॉर्थ बंगाल, कोलकाता और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन सभी से ये होकर गुजरता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बंगाली, कोकबोरोक एंड इंग्लिश। तो ये टर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, पूछा भी जाता है कोकबोरोक। तो ये त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पर बोली जाती है। साथ ही सेफाई जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो एसएससी में पूछी गई है एक दो बार। रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जम्पुई हिल, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये त्रिपुरा में स्थित है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए खर्ची पूजा, ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर में। नीरमहल फेस्टिवल और गरिया पूजा, ये भी त्रिपुरा में मनाई जाती है। और उजियंता पैलेस, नीरमहल वाटर पैलेस, अखुरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो कि अगरतला में है और भुवनेश्वरी टेम्पल, ये सभी त्रिपुरा में है। अगर आप मेरे से पूछे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है ये अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ये फ्रेंड्स सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम में तो पूछा जाता है, साथ ही किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहाँ पर है, ये त्रिपुरा में है। तो ये है उजियंता पैलेस और ये है आपका नीरमहल और ये है अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। देखिए चेक पोस्ट क्या होता है, यहाँ से क्या है बांग्लादेश के साथ जो है हम ट्रेड करते हैं, पैसेंजर्स का आना जाना यहाँ से होता है। तो एक वेस्ट बंगाल में भी इंटीग्रेटेड पोस्ट है जिसका नाम है बेनापोल एंड पेट्रापोल। तो उसके बाद बांग्लादेश के साथ भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ये त्रिपुरा में है। 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2020-21 किस राज्य में आयोजित की गई, तो ये की गई है उड़ीसा में। स्पेसिफिकली बात करें तो उड़ीसा के बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। भारत सरकार ने हाल ही में किस बीमा लोकपाल नियम में संशोधन किया है, यानी उसको अमेंड किया है, तो ये किया है इन्होंने इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन रूल्स 2017। तो अब इसमें क्या अमेंड किया है, तो इन्होंने अब जो भी इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं उनको इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के दायरे में अब ला दिया है। ठीक है, पहले ये जो है ऑम्बुड्समैन के दायरे में नहीं आते थे, अब इनको दायरे में ला दिया गया है। ऑम्बुड्समैन का मतलब होता है लोकपाल। साथ ही जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अब ऑनलाइन अपनी कंप्लेन जो है दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 11 नवंबर 1998 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन इसको बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। साथ ही इसकी जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं और टर्म्स ऑफ ऑफिस है, ये सभी इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन रूल्स 2017 में दर्ज हैं। और आपको बता दें कि जो भी इसमें अपॉइंटमेंट होती है, ऑम्बुड्समैन की जो भी अपॉइंटमेंट होती है, तो उसमें जो कमेटी होती है उसमें कौन कौन शामिल रहते हैं। एक तो IRDA के चेयरमैन, LIC के चेयरमैन, GIC के चेयरमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये सभी मिलकर जो है इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को चुनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ ले जाते हैं, आपके बैंक एग्जाम में भी अब पूछे जाने लगे हैं इस तरह के क्वेश्चन जो डीपली इस तरह से निकल के आते हैं ना। आपने देखा भी होगा जिन्होंने बैंक के एग्जाम दिए होंगे कि जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इनसे अब काफ़ी डीप पूछा जाने लगा है। तो इसी तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है ये 3 साल के लिए चुना जाता है या फिर जब तक इसकी एज 65 ईयर्स ना हो जाए तब तक, और इसकी जो है रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है।
किस राज्य ने यूनाइटेड नेशन विमेन के साथ टेक्निकल फेस्ट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो इसके तहत जो भी महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही पंजाब गवर्नमेंट ने सांझ शक्ति हेल्पलाइन इसको भी लॉन्च किया है 181। पंजाब सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं वीपी बदनौर और कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो पंजाब सरकार ने हाल ही में मिशन लाल लकीर इसको अप्रूव किया है। साथ ही पंजाब गवर्नमेंट ने आई रखवाली ऐप इसको लॉन्च किया है। साथ ही हर घर पानी हर घर सफाई इस मिशन को भी लॉन्च किया गया है। साथ ही पीआर इनसाइड मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार द्वारा। डीजी नेस्ट इस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। साथ ही जल है ता कल है इस रेडियो प्रोग्राम को भी पंजाब में अब एयर किया जा रहा है, इसको चलाया जा रहा है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समिति के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समिति ने हाल ही में अपनी पहली जो है कॉन्फ्रेंस पूरी की है, पहली मीटिंग भी पूरी की है। इस कमेटी में 259 टोटल मेंबर्स हैं, काफ़ी हाई लेवल नेशनल कमेटी है ये। प्रधानमंत्री इसको हेड कर रहे हैं। और ये किस लिए बनाई गई है कि भारत की जो स्वतंत्रता है इसके 75वें साल यानी जो कि 15 अगस्त 2022 को पूरे हो जाएंगे, तो इसको मनाने के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। और इस उत्सव का नाम क्या रहेगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 12 मार्च 2021 से इसकी सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी और 15 अगस्त 2022 तक ये चलती रहेगी। ठीक है। और 12 मार्च को ही क्यों शुरू की गई है? 12 मार्च को इसलिए शुरू की गई है क्योंकि 12 मार्च को जो साल्ट सत्याग्रह है जो महात्मा गांधी जी द्वारा लीड किया गया था, इसकी 91वीं जो है वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है। और इसमें ये सभी मेंबर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं और यूनियन मिनिस्टर्स हैं। सोनिया गांधी भी है इसमें, लता मंगेशकर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, अमर्त्य सेन है। ठीक है, ये नाम थोड़ा आपको लगेगा क्योंकि इनकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं है, पर इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, अमर्त्य सेन को। सोनिया गांधी भी हैं यहाँ पर। उस महिला पहलवान का नाम बताइए जिसने रोम में माटेओ पेलिकोन रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है विनेश फोगाट ने। और इनकी कैटेगरी रही है 53 केजी कैटेगरी, इन्होंने गोल्ड जीता है और इन्होंने कनाडा की रेसलर को हराया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इन्होंने हाल ही में एक गोल्ड और जीता है किस प्रतियोगिता में? आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में। स्विस ओपन 2021 के महिला एकल का फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है कैरोलिना मारिन ने। मतलब यहाँ पर बैडमिंटन की बात हो रही है, ऑप्शंस देखकर आप समझ सकते हैं। और इन्होंने जो है भारत की पीवी सिंधु को हराया है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि कैरोलिना मैरिन ये स्पेनिश प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, स्पेन से हैं। महिलाओं का एटीपी कतर ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पेट्रा क्विटोवा ने। तो बात हो रही है यहाँ पर लॉन टेनिस की या फिर सिंपल टेनिस की बात हो रही है यहाँ पर। और ये जो है चेक रिपब्लिक से हैं, पेट्रा क्विटोवा। तो इन्होंने जो है गैरबिन मुगुरुजा को हराया है और इन्होंने एटीपी कतर ओपन टाइटल जीत लिया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के किस जलयान पर यानी वेसल पर एक सर्व महिला दल को हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एमटी स्वर्ण कृष्णा। तो एमटी स्वर्ण कृष्णा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक वेसल है और इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर इस वेसल को केवल विमेन ऑफिसर्स द्वारा मैनेज किया गया। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और मनसुख मांडविया ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इनके पास ये पद है, ये इनके पास दायित्व है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने निवेशकों के लिए भारत का सबसे बड़ा मशीन टूल पार्क खोला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि कर्नाटक मशीन टूल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है और इस मशीन टूल पार्क का नाम है टुमाकुरु मशीन टूल पार्क, TMTP। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। साथ ही अगर हम बात करें कर्नाटक की तो देखिए बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क,
कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क यानी काली टाइगर रिजर्व, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगनिथितु बर्ड सेंचुरी एंड दरोजी बियर सेंचुरी, ये सभी कर्नाटक में हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि कर्नाटक को पहले स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था और 1973 से इसको कर्नाटक नाम से जाना जाने लगा। अब बात करते हैं कर्नाटक से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, कर्नाटक जो है ये 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करेगा। साथ ही कर्नाटक जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ब्लॉकचेन टेक्निक को यूज़ कर रहा है। साथ ही कर्नाटक ने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने नेकारा सम्माना योजना इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने अवलोकना सॉफ्टवेयर इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही इंडिया ने जो है कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में लिथियम सोर्स पाए हैं और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि हुबली कर्नाटक में बनेगा, इसको भी इनॉग्रेट किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अक्षय पात्र नामक अखिल महिला कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द ऑल वीमेंस आर्ट एग्जीबिशन टाइटल्ड अक्षय पात्र? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रहलाद सिंह पटेल। तो प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं ये कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने इस ऑल वीमेंस आर्ट एग्जीबिशन जिसका नाम अक्षय पात्र है इसको लॉन्च किया। कहाँ पर? रविंद्र भवन गैलरीज, न्यू दिल्ली में। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसे COO भी बोलते हैं। तो किनको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है नौरीन हसन को। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं जॉन विलियम्स। भारत और किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के संबंध में क्रियान्वयन व्यवस्था नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस समझौते का नाम आप इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ पैक्ट कॉल्ड इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट कंसर्निंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फिलीपींस। तो भारत ने फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और उपकरण की बिक्री के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल शामिल होने की भी संभावना है। हालांकि इस तरह का अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि ब्रह्मोस भी इसमें शामिल की जाएगी। ठीक है, ये केवल अभी न्यूज़ रिपोर्ट्स ही इस तरह की बता रही हैं। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि फिलीपींस में भारत के एम्बेसडर जो हैं इनका नाम है शंभू S कुमारन। और फिलीपींस की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है मनीला, जहाँ के मंडलियोंग में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स भी है। और यहाँ की करेंसी है फिलीपीन पेसो और प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटर्टे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यानी उदयपुर साइंस सेंटर, इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो इसका आंसर राजस्थान नहीं है, इसका आंसर है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में भी एक उदयपुर है, ये आप याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन किया किसने है? तो त्रिपुरा के गवर्नर हैं रमेश बैस, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो है जॉइंटली फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि त्रिपुरा के CM है बिप्लब कुमार देव, यहाँ के डिप्टी CM है जिष्णु देव वर्मा और कैपिटल है अगरतला। साथ ही आपको ये भी नोट करना चाहिए कि त्रिपुरा ने जो है हाल ही में जागरूक त्रिपुरा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ताकि गवर्नेंस इसको जो है मजबूत किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोनेरू हम्पी, इन्होंने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020 ये जीता है। तो आपको ये बताना है कि ये किस गेम से संबंधित है। तो ये चेस प्लेयर हैं, तो काफ़ी दिग्गज चेस प्लेयर हैं ये। आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने जीता है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है इसी के BBC द्वारा। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं
ये अब तक की केवल इकलौती ऐसी एथलीट है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स मेडल जीता है अब तक, इनके अलावा और किसी ने नहीं जीता है। साथ ही इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक और मनु वाकर ने जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। फरवरी माह के लिए निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया है, यानी आईसीसी मेंस प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आर अश्विन को नामित किया गया है। और इनको इसलिए नामित किया गया है क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज़ खेली गई उसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। और इंग्लैंड की टेमी ब्योमॉन्ट, इनको वीमेंस प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी नियुक्त किया गया, इनको नामित किया गया है, माफ़ कीजिएगा, नामित किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि रविचंद्रन अश्विन इसलिए भी खबरों में थे क्योंकि इन्होंने हरभजन सिंह का एक रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ये रिकॉर्ड कौन सा तोड़ा था? अब ये जो इंडिया में टेस्ट मैच खेलने वाले जितने भी बॉलर हैं तो उनमें ये अब सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं। तो अब तक ये हरभजन सिंह थे और अब ये बन गए हैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। तो हरभजन के नाम 265 थे और इनके नाम फिर 266 हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले मनीष कौशिक किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है फ्रेंड्स बॉक्सिंग से। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि मनीष कौशिक किस खेल से संबंधित है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि कैस्टेलोन स्पेन में संपन्न हुआ है। और इन्होंने जो है डेनमार्क के निकोलाई टेट्रियन इनको हराया है। और इनकी वेट कैटेगरी रही है 63 kg। वेट कैटेगरी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप एक क्वेश्चन को 2-3 तरह से घुमाकर अपने आप ही बना सकते हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने 10 मेडल्स जीते हैं, जिनमें सिल्वर भी रहे हैं, ठीक है, गोल्ड भी रहे हैं, ब्रॉन्ज भी रहे हैं। तो ये सभी मिलाकर 10 मेडल्स भारत ने जीते हैं। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक ने गरिमा बचत खाता शुरू किया? तो ये किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो फ्रेंड्स जो ये है गरिमा सेविंग अकाउंट, तो इसको लॉन्च किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो इसमें कई तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स जो हैं वीमेन को प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसमें जो है 7% का जो है सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। और अगर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं नितिन चुग और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु इन कर्नाटका में। साथ ही अगर इसी तरह का करंट अफेयर्स हम देखें तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपना एक स्पेशल एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था वीमेन के लिए, जिसका नाम है ईवा। और शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ये इंडिया का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है, जिसको कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांजिशन करने की अनुमति मिल गई है। तो ये भी करंट अफेयर्स आप याद रखिएगा। किस NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने अमित राजे को डिजिटल वित्तीय व्यवसाय के लिए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। विच NBFC हैज़ अपॉइंटेड अमित राजे एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर डिजिटल फाइनेंस बिजनेस? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में तो पूछ ले जाते हैं, लेकिन अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस किस्त सुरक्षा इसको लॉन्च किया है? बिजनेस किस्त सुरक्षा हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। तो ये जो है बिजनेस किस्त सुरक्षा HDFC एर्गो इन जनरल इंश्योरेंस द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया है। तो जो भी नेचुरल डिजास्टर के कारण जो भी MFIs होते हैं यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो होते हैं, तो इनको जो है लॉस ना हो, तो इस वजह से इनको जो है कवर करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिजनेस किस्त सुरक्षा जो है लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये जो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और एर्गो इंटरनेशनल AG इसके बीच एक जॉइंट वेंचर है। और हाल ही में जो है HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस को, ठीक है, HDFC एर्गो में जो है मर्ज कर दिया गया है।
तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं। वरना ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं ये किस लिए किए गए हैं, इससे किसको क्या फ़ायदा होगा, इस तरह की जानकारी आपके मतलब की नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर बताई भी नहीं जाती है। ताकि देखिए टाइम बहुत क्रूशियल है, तो इसलिए हम बचते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ना दी जाए जो आपके काम की ना हो। ठीक है, तो केवल आप ये याद रखिए, बिजनेस किस्त सुरक्षा किसने लॉन्च किया है, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने। इतना आपके लिए काफ़ी है। और इसी तरह से पूछा भी जाता है बैंक के एग्जाम में, आपने देखा भी होगा जो अभी बैंक के एग्जाम हुए हैं, इसी तरह से सिंपल पूछा जाता है। आगे देखते हैं, दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में किस समाचार प्रकाशक ने चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 जीता है? तो ये जीता है द हिंदू ग्रुप ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं और 2 सिल्वर जीते हैं। ठीक है, साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में। साथ ही इन्हें जो है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया गया है। अच्छा, स्पोर्ट स्टार की जो वेबसाइट है sportstar.thehindu.com, इसने जो है गोल्ड जीता है किसमें, बेस्ट इन लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वेबसाइट के रूप में। साथ ही द हिंदू का जो एक कैंपेन है कीप द हैबिट, इसने जो है गोल्ड जीता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, इसके CEO हैं LV नवनीत। NSE ने विभिन्न मौजूदा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME से संबंधित पहल में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है SIDBI के साथ, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सीधा सा क्वेश्चन ये समझिए कि MSMEs की हेल्प के लिए, ठीक है, या उनके सहयोग के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने किसके साथ समझौता किया है? SIDBI के साथ। अच्छा, आप समझते हैं कि क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो जो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है यानी NSE, तो इसने SIDBI के साथ MSME सेक्टर में सहयोग के लिए और MSMEs के लिए डेट कैपिटल प्लेटफॉर्म, इसकी फिजिबिलिटी तलाशने के लिए जो है एक पैक्ट साइन किया है। अच्छा, यहाँ पर जो ये टर्म लिखा है डेट कैपिटल, तो इसका मतलब होता है कि अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए जो लोन लिया जाता है, और ये लोन जो है किसी निश्चित टाइम पीरियड तक वापस भी किया जाना होता है, तो इसको बोलते हैं डेट कैपिटल। ठीक है, कि कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए जो लोन लेती है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 को हुई थी, 1992 को। इसके MD एंड CEO हैं विक्रम लिमाय। और अगर हम SIDBI की बात करें तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, 2 अप्रैल 1990, और इसका हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है। और मुद्रा और उद्यमी मित्र इसके प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको जानना चाहिए। साथ ही SIDBI ने हाल ही में MSMEs को सपोर्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ भी एक पैक्ट साइन किया है। बात हो रही है जब MSME की, तो इसकी नई डेफिनेशन भी जान लेते हैं। तो माइक्रो के अंतर्गत कौन सी यूनिट्स आती हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ से कम की हो और टर्नओवर उनका 5 करोड़ से कम का हो। इसी तरह से स्मॉल के अंतर्गत कौन से आते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो और टर्नओवर जो है 1 से 25 करोड़ तक के बीच में हो। मीडियम के अंतर्गत कौन सी आती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 से 50 करोड़ तक का हो और टर्नओवर 25 से 250 करोड़ रुपीस तक का होता है। तो ये नई अपडेटेड डेफिनेशन है, ये आपको जाननी चाहिए, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये हैं नितिन गडकरी, और इस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रताप चंद्र सारंगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। यह किस वर्ष स्थापित किया गया था, यानी CISF किस वर्ष बनाया गया था, स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1969 को, यानी 1969 को। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी, 10 मार्च 1969 को। और इस बार 2021 में इसका ये जो है 52वीं एनिवर्सरी है, 52nd एनिवर्सरी CISF मना रहा है। ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। प्रेजेंट जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो CISF है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, पोर्ट्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं और जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, ठीक है, Z+ सिक्योरिटीज़ होती है, Z, X, Y, तो इन सभी जगह पर जो है CISF अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड कराता है।
किस देश में लोगों ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोट किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड ने जो है एक रेफरेंडम यहाँ पर लिया। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जब भी आप जनता से पूछना चाहते हैं कि उनका मत क्या है किसी पॉलिसी को लेकर या फिर किसी सोशल इशू को लेकर, तो आप उनसे कहते हैं कि आप वोट कीजिए, आप बताइए कि आपका मत क्या है इस बारे में। तो सीधा आप जनता से उनका पक्ष जानना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं रेफरेंडम। तो यहाँ पर जो है फुल फेस कवरिंग, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसके पक्ष में 51.2% लोगों ने जो है कहा है कि हाँ बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ये बैन होना चाहिए, यानी बुर्का बैन होना चाहिए, इस तरह से स्विट्ज़रलैंड ने कहा है। और ये ऐसा नहीं, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर इस तरह से बैन है। फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया और डेनमार्क, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है फुल फेस कवरिंग बैन है। अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो यहाँ की डी फैक्टो कैपिटल है बर्न। अभी डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? डी फैक्टो का मतलब होता है कि जो ऑफिशियली तो ना हो पर उसको मान लिया गया हो, ठीक है। अब जो है बर्न है, ये यहाँ पर ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, तो जो है इसी को ही कैपिटल माना जाता है, बर्न को, डी फैक्टो कैपिटल। अब देखिए, जैसे आप डी फैक्टो को इस तरह से समझ सकते हैं कि म्यांमार में जैसे आपको पता है अभी कू हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, तो वहाँ पर जो है वहाँ की आर्मी सब कुछ चला रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर डी फैक्टो किसका राज है? मिलिट्री का। मतलब मान लिया गया है क्योंकि वहाँ पर कू हुआ है, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं है, ठीक है, उसको किसी ने अप्रूव नहीं किया है, वो ऑफिशियली नहीं है, तो उसको बोलते हैं डी फैक्टो। अच्छा, यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए 18 इंस्टीट्यूट्स बताए हैं जिनका हेडक्वार्टर्स जो है ये स्विट्ज़रलैंड में है। और भी हैं इसमें 4-5 और भी हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये 18 है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ वाले हमारे मेंबर हैं उनको तो ये पीडीएफ मिल ही जाएगी, बाकी जिन्होंने नहीं लिया है वो नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक सेकंड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुआ? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो फॉरेन ट्रेनिंग नोड चौबाटिया रानीखेत जो उत्तराखंड में है, यहाँ पर ये अभ्यास जो है संपन्न हुआ है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। और ये दूसरा एडिशन रहा है इस एनुअल बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज का। उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल ताशकंद है और करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि ताशकंद किस लिए फेमस है, कि यहाँ पर जो है 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। अब ये एग्रीमेंट किससे रिलेटेड था? जो इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 में, तो उसके तहत शांति बहाली के लिए ये पैक्ट साइन हुआ था 10 जनवरी 1966 को। किसके बीच? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, लाल बहादुर शास्त्री जी और मोहम्मद अयूब खान के बीच में। तो ये आपको जानना चाहिए। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव किस वर्ष होने हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2022 में। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ के सीएम थे अभी तक त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है क्योंकि इनसे ना तो ब्यूरोक्रेसी जो है संभल रही थी और यहाँ पर इन्हीं के जो एमएलएज हैं वो भी इनसे संतुष्ट नहीं थे। आपको बता दें, जो तीरथ सिंह रावत हैं जो अब यहाँ के सीएम बने हैं, तो ये अभी फ़िलहाल एमपी हैं पौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है। और यहाँ पर जो असेंबली पोल्स हैं ये फरवरी 2022 में होने प्रस्तावित हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 9 जनवरी सन 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और अब तक यहाँ पर 8 चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। केवल जो नारायण दत्त तिवारी हैं ये इकलौते ऐसे सीएम थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था 5 साल तक का, 2002 से 2007 तक का। तो जो भी उत्तराखंड के व्यूवर्स हैं हमारे, तो वो इन फैक्ट्स को ज़रूर देख लें। और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर 2 कैपिटल है, एक तो देहरादून और एक है गैरसैंण। गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल है और देहरादून यहाँ की विंटर कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। सुचित्रा दुरई ने खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिष्ठित राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार प्राप्त किया। वह निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय राजदूत हैं? तो आपको बताना है कि सुचित्रा दुरई ये किस देश में भारतीय राजदूत हैं? तो ये हैं थाईलैंड में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, थाईलैंड के किंग हुए थे किंग भूमिबोल।
तो इनकी सम्मान में एक अवार्ड दिया जाता है फाओ की तरफ से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये अवार्ड इस बार दिया गया वर्ल्ड सॉइल डे के दिन, ठीक है। तो ये अब किसको दिया गया, जो हमारा ये ICAR का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, इनको ये अवार्ड दिया गया। तो अब इनकी तरफ से सुचित्रा दुरई जो कि यहाँ पर एम्बेसडर हैं, इन्होंने इनके बिहाफ में ये अवार्ड जो है प्राप्त किया है। तो ये सब आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड सॉइल डे ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने महिला उद्यमियों के लिए विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है गूगल ने। तो ये किस लिए किया है कि जो भी रूरल एरियाज़ में जो विमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको प्रमोट करना और उनको फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कराना, ताकि वे भी इस सेक्टर में आगे बढ़ सकें, अपना बिजनेस शुरू कर सकें। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि साल 2015 में इंटरनेट साथी प्रोग्राम भी शुरू किया गया था गूगल द्वारा, किसके साथ? टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर। PMSSN क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो फ्रेंड्स हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड इसको बनाया है, और जो भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से जो भी इनको रेवेन्यू या फिर जो भी एक अमाउंट प्राप्त होती है, तो वो इस फंड में जाएगा। और इस फंड का उपयोग कहाँ पर होगा? जो आपकी हेल्थ से जुड़ी जो भी स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, और ये आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत हो गया, और बाकी की जो भी हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हो गए, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तो जो भी ये स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं हैं इनमें इसका उपयोग किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये टर्म देख रहे हैं नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि आपको यदि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई अमाउंट अलॉट हुई है, कोई फंड अलॉट हुई है, तो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको जो है पूरा खर्च करना है, इसी फाइनेंशियल ईयर में आपको उसको लगाना है। इसका मतलब होता है नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2018 बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने जब आयुष्मान भारत स्कीम को अनाउंस किया था, तब इन्होंने एजुकेशन सेस जो कि 3% था, इसको रिप्लेस कर दिया था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से, जो कि 4% है। तो उसी की यहाँ पर बात की गई है। ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इससे जो भी रकम प्राप्त होगी वो इस फंड में जाएगी और उसका उपयोग होगा हेल्थ स्कीम्स के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी चिदभवानंद जी की भगवद गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया। तो स्वामी चिदभवानंद जी निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो ये हैं श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के, और ये आश्रम है कहाँ पर? ये तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स जो इनकी भगवद गीता है, इसकी 5 लाख कॉपीज़ जो हैं ये अब तक जो है सेल हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं। तो उसी के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किंडल वर्जन को लॉन्च किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो गीता का ये तमिल वर्जन है ये 1951 में लॉन्च किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद् भागवत गीता, तो इस पर जो 21 स्कॉलर्स ने अपनी कमेंट्री जो पेश की है, तो उसके 11 वॉल्यूम्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो गए हैं। और ये जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा। हेरत किन लोगों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कश्मीरी पंडित्स। तो फ्रेंड जो महाशिवरात्रि है, इसके पर्व को जो कश्मीरी पंडित हैं ये हेरत के रूप में मनाते हैं। हेरत का मतलब हर रात्रि, शिवरात्रि। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सरकारी अधिकारियों के लिए 5G प्रौद्योगिकी पर ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इज कंडक्टिंग एन ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन 5G टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो जो भी सरकारी ऑफिशियल्स हैं तो उनको जो है 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। किसके द्वारा? नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये इसको कंडक्ट कर रही है। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया है? जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की सेक्रेटरी हैं अंशु प्रकाश जी ने।
नीति आयोग ने किस विभाग के साथ मिलकर परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी असेट मोनेटाइजेशन पर एक राष्ट्रीय स्तरीय आभासी कार्यशाला का आयोजन किया है, यानी कि एक वर्चुअल वर्कशॉप का आयोजन किया है। तो नीति आयोग ने किस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया है? ये किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ मिलकर। ये सभी डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये किया है नीति आयोग ने और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने। किससे रिलेटेड? असेट मोनेटाइजेशन से लेकर, और इसको अध्यक्षता की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। अभी असेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, असेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है जो भी आपके अनयूटिलाइज्ड या फिर अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक असेट्स हैं जो कि आपको रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं अभी किसी कारण से, या फिर बिल्कुल सुस्त पड़े हैं वो सेक्टर, तो इस तरह के कुछ प्रोसेस आप करें कि वो अब अच्छा रेवेन्यू जो है जनरेट करें, उसको बोलते हैं असेट मोनेटाइजेशन। और किन के लिए? जो पब्लिक असेट्स आपके होते हैं। पब्लिक असेट कौन कौन से होते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा पब्लिक असेट नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो भी ये रोड्स होती हैं, रेलवेज, स्टेशंस, पाइपलाइंस, मोबाइल टावर्स, और जो भी फाइनेंशियल असेट्स होते हैं जैसे कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो गवर्नमेंट के शेयर होते हैं, सिक्योरिटीज, डिविडेंड्स, तो ये सभी क्या होते हैं? पब्लिक एसेट होते हैं। तो अब इस तरह का कुछ प्रोसेस किया जाए ताकि ये रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को दे सकें, तो उसको बोलते हैं असेट मोनेटाइजेशन। रेल मदद हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 139। तो रेलवेज ने क्या किया है कि अब जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं उनको सबको इंटीग्रेट कर दिया है और एक हेल्पलाइन नंबर बना दिया है 139। और इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि ये 12 लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। और इसमें जो है IVRS, ये फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि इसमें V का मतलब क्या है या R का मतलब क्या है। तो IVRS का मतलब होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो इस हेल्पलाइन में ये सिस्टम भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सिस्टम होता क्या है? जब आपने देखा होगा आप मोबाइल में जब किसी हेल्पलाइन नंबर को कॉल करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि 1 प्रेस कीजिए, 2 प्रेस कीजिए, तो उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। आप उसी के हिसाब से चलते रहते हैं। ठीक है, सिस्टम जनरेटेड जो वॉइस वहाँ से निकलती रहती है उसी के हिसाब से आप अपना आगे एग्जीक्यूट करते रहते हैं इंस्ट्रक्शंस को। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इंग्लिश में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के अनुसार भारत की GDP 2021-22 में किस प्रतिशत तक बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी 12.6% तक। तो ये लिखा है फिस्कल ईयर 22। तो जब ये फिस्कल ईयर 22 लिखा होता है इसका मतलब होता है 2021-22। अगर यहाँ पर फिस्कल ईयर 21 लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 2020-21। तो इसमें आप कन्फ्यूजन ना रखिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि 12.6% रहेगा फिस्कल ईयर 22 में, और G20 कंट्रीज़ में हाईएस्ट आपका रहने वाला है। और इन्होंने कहा कि 2022-23 में 5.4% पर आ जाएगा। लेकिन ये साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो फिस्कल ईयर 21 के लिए आपकी GDP जो है ये 7.4% कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। साथ ही जो आपकी रेटिंग एजेंसी है क्राइसिल, इसने भी 11% बताया है फिस्कल ईयर 22 में। OECD की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस इन फ्रांस में है। भारत की तीसरी स्कॉर्पिन श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का नाम बताइए जिसे हाल ही में मुंबई में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी INS करांच। और जो इसकी कमीशन जो प्रोग्राम रहा है तो इस प्रोग्राम के दौरान चीफ ऑफ नवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह मौजूद रहे, ये आपको जानना चाहिए। और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत फ्रांस की DCNS के सहयोग से मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर जो 75I लिखा है तो इसमें I का मतलब है इंडिया। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि INS करांच ये वेस्टर्न नवल कमांड का हिस्सा बनेंगी। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो सबमरीन होती हैं इनको हिंदी में बोलते हैं पनडुब्बी, और ये पानी के अंदर तैनात होती हैं और कोई दुश्मन देश है उसका वेसल अगर जा रहा है तो उस पर निगाह रखती हैं, उसको डिटेक्ट करती हैं। ये सोनार टेक्नोलॉजी पर कार्य करती हैं। और जो सोनार है वो किस तरह से काम करता है? ये साउंड वेव्स की सहायता से पानी में देख सकते हैं। सोनार टेक्नोलॉजी की सहायता से सोनार जो पनडुब्बी हैं ये सोनार टेक्नोलॉजी की सहायता से जो है पानी में देख सकती हैं। इस तरह का इनका काम होता है। और इसी सोनार या साउंड वेव्स की सहायता से कम्युनिकेशन और डिटेक्शन भी कर सकती हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म ऐड होती है स्टेल्थ। तो स्टेल्थ सबमरीन
इनका मतलब होता है गुप्त या छिपा हुआ। स्टेल्थ का मतलब होता है गुप्त या फिर छुपा हुआ। और आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर कोई पनडुब्बी परमाणु क्षमता से लेस नहीं होती है तो उसमें एपीआई एक टर्म होती है, यानी एपीआई नहीं, माफ़ कीजिएगा, एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है। तो इससे जो है किसी भी पनडुब्बी को आप परमाणु क्षमता वाला बना सकते हैं। अगर आप किसी सिविल सर्विसेज टाइप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह से फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एआईपी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हैं वे 6 कलवरी क्लास सबमरीन्स जिनको आपको जानना चाहिए। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करांज, आईएनएस वेला, आईएनएस वजीर और आईएनएस बख्शीर। तो इसमें आईएनएस बख्शीर जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आगे बढ़ते हैं। महिला उद्यमियों के लिए किस बैंक ने स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक की जो सीनियर वीमेन लीडर्स हैं वे महिला एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करेंगी और उनको मेंटर करेंगी, उनको स्किल प्रोवाइड कराएंगी। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो भी स्मार्ट अप प्रोग्राम अगर आप कहीं भी पढ़ें तो वो एचडीएफसी से रिलेटेड है। ये लिखा है ना स्मार्ट अप प्रोग्राम, तो ये एचडीएफसी से रिलेटेड है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। जल्दी से जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड हाल ही के करंट अफेयर्स। तो एचडीएफसी बैंक ने रेड एफएम के साथ मिलकर एक कैंपेन लॉन्च किया था, टैलेंट अनलॉक्ड। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने सीएससी के साथ मिलकर ईएमआई कलेक्शन सर्विस इसको लॉन्च किया। साथ ही एचडीएफसी बैंक की जो आसाम की एक ब्रांच है, आसाम के नगांव में एक ब्रांच है, इसको नाबार्ड अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन माइक्रो फाइनेंस इससे सम्मानित किया गया। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने साइबर फ्रॉड्स की जागरूकता के लिए मुंह बंद रखो कैंपेन को लॉन्च किया। और श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल की जो कमेटी है इन्होंने एक माई प्रेयर ऐप लॉन्च की है एंड दैट इज़ पावर्ड बाय एचडीएफसी बैंक। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 इसको लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने और अपोलो हॉस्पिटल ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है, किस लिए? क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए। और एचडीएफसी बैंक ने इंडिया का फर्स्ट वेयरहाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप भी लॉन्च किया है। तो ये सभी हमने प्रीवियस सेशन में कवर किए हुए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है फ्रांस ने। तो इसका मकसद ये रहा है कि अपनी सैटेलाइट्स को अटैक से बचाने के लिए ये स्पेस एक्सरसाइज इन्होंने लॉन्च की है और इसका नाम है एस्टर एक्स। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2019 में फ्रेंच स्पेस फोर्सेस कमांड का गठन भी इसी पर्पस से किया गया था। फ्रांस की अगर बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है जीन कैस्टेक और कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। फ्रांस से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन के लिए फ्रांस के साथ एक एमओयू को अप्रूव किया है या साइन किया है। साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें भारत को प्रेसिडेंट और फ्रांस को को प्रेसिडेंट के रूप में फिर से इलेक्ट किया गया है। साथ ही फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी, इनको जो है करप्शन चार्जेस के चलते 3 साल की जेल सुनाई गई है। यूनाइटेड नेशन क्राइम कांग्रेस किस शहर में आयोजित हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योटो, जापान। तो इस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यूनाइटेड नेशन क्राइम कांग्रेस, तो जो भी डिजिटल क्राइम है या किसी भी तरह के क्राइम है तो उनके तहत यहाँ पर रणनीति बनाई जाती है, किस तरह से उनसे निपटा जाए, कौन कौन से इश्यूज पेंडिंग हैं। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि क्योटो डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? डिजिटलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इससे ये संबंधित है। जापान की अगर हम बात करें तो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहाइड सुगा, यहाँ के एम्परर हैं नारुहितो, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और यहाँ पर जो इरा चल रही है ये है रीवा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जापान जो है ये 47 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीफेक्चर्स में डिवाइडेड है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स कि जापान कितने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीफेक्चर्स में डिवाइडेड है। तो ये आप देख रहे हैं तो ये 47 है। इनको आप एक डिस्ट्रिक्ट की तरह समझ सकते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं।
दो भारतीय नौसैनिक जहाज़ों आईएनएस कुलिश और आईएनएस सुमेधा ने किस देश में मोंगला पोर्ट का दौरा किया? तो ये इन्होंने दौरा किया है बांग्लादेश में। किस लिए किया है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश जो है मुजीब बोरशो यानी मुजीब वर्ष इसको सेलिब्रेट कर रही है और अपनी आज़ादी के 50 साल भी मना रही है। अब ये मुजीब वर्षो क्या है? तो आपको पता होगा कि जो शेख मुजीबर रहमान हैं, इनको बांग्लादेश का फादर कहा जाता है, फाउंडिंग फादर इनको बोला जाता है। और 17 मार्च 1920 में इनका जन्म हुआ था। तो बांग्लादेश जो है ये 1 ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन मना रहा है, इनकी 100th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन मना रहा है। तो 100वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी का इनका पिछले साल से और अब 1 साल तक पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है, उसको बोलते हैं मुजीब बोरशो। तो ये आपको जानना चाहिए। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 9 और 10 दिसंबर 1971 को 2 गनबोट जिनका नाम पद्मा और पलाश था, तो इनको जो है इंडियन नेवी और मुक्ति वाहिनी के जो सैनिक रहे इन्होंने मिलकर ऑपरेट किया था। और जो पाकिस्तान की जो भी इंस्टॉलेशंस थी, जो भी गतिविधियां थी इस मोंगला पोर्ट के पास, इनको इन्होंने तबाह कर दिया था। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2021 को भारत किस रूप में मना रहा है? स्वर्णिम विजय वर्ष। ठीक है, क्योंकि इस 1971 में जो है इंडो पाक वॉर, ठीक है, इसमें भारत की जो फतह हुई थी तो उसकी 50th एनिवर्सरी मना रहा है भारत। और इसी के साथ बांग्लादेश भी अपनी आज़ादी के 50 साल का सेलिब्रेशन मना रहा है 2021 में। बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भाषण 4, जिसे 4 पिया भी बोलते हैं, तो ये एक आइलैंड है यहाँ पर और रोहिंग्यास की वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो आपको जानना चाहिए बांग्लादेश में है। साथ ही कॉक्स बाजार ये भी बांग्लादेश में है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु इसको भी इनॉग्रेट किया है, जो कि इंडिया को बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में खोला गया? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। तो जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं तो उनको जो है उनकी सहायता के लिए कोई इश्यूज़ हो तो उसके लिए ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। कहाँ पर? गचिबौली पुलिस स्टेशन, जो कि हैदराबाद में है। खेल मंत्रालय ने हाल ही में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी जीएफआई की मान्यता बहाल कर दी है, यानी उनकी मान्यता को फिर से अप्रूव कर दिया है। आपको बताना है कि जो ये जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसको किस वर्ष खेल मंत्रालय द्वारा अमान्य कर दिया गया था, यानी डी रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया था। तो ये किया गया था 2011 में। तो अब जो है 2011 में किया गया था और अब इनको 2021 में फिर से मान्यता मिल गई है। और कब तक के लिए? 31 दिसंबर 2021 तक के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी इनमें जो है अंदरूनी कलह चलती रहती थी, तो उसके वजह से इनको डी रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया था। हाल ही में मुथूट ग्रुप के अध्यक्ष एमजी जॉर्ज मुथूट का निधन हो गया। तो आपको ये बताना है कि जो ये मुथूट समूह है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है कोची, केरला में। तो आप तो जानते होंगे कि एमजी जॉर्ज मुथूट जो कि मुथूट ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो ये अपने दिल्ली में जो इनका हाउस है तो उसके 4th फ्लोर से ये गिर गए और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। और जो ये मुथूट ग्रुप है ये कई सारे सेक्टर से जुड़ा है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ा है, आईटी, मीडिया, हेल्थ केयर, रिटेल, गोल्ड, बैंकिंग, इस तरह के सेक्टर से ये जुड़ा हुआ है। 2021-22 के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया? तो ये बजट प्रस्तुत किया है दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया और इन्होंने 69,000 करोड़ यानी 69,000 करोड़ का एक देशभक्ति बजट लॉन्च किया है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए इस बजट की क्या खासियत रही है। पहले तो ये जान लीजिए कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम 2048 ओलंपिक गेम्स आयोजित करने के लिए अपनी बिड पेश करेंगे। साथ ही इनका जो ये पूरा बजट रहा है इसमें एजुकेशन सेक्टर को जो है लायन शेयर, अब इसका मतलब क्या होता है लायन शेयर? इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ है तो उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा किसी चीज़ को जाता है उसको बोलते हैं लायंस शेयर।
ठीक है। तो अब जो इनका बजट है तो उसमें जो लायंस शेयर मिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन सेक्टर को मिला है, इतना लोन इनको मिला है 16,377 करोड़। उसके बाद हेल्थ सेक्टर को दिया गया है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनसे जुड़े प्रोग्राम कंडक्ट कराने के लिए 10 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। साथ ही दिल्ली में जो है 500 लोकेशन पर तिरंगा इंस्टॉल करने के लिए, ट्राई कलर इंस्टॉल करने के लिए 45 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर इशू किए गए हैं। निम्नलिखित में से किसने सेकेंडरी मार्केट यानी द्वितीयक बाजार में बॉन्ड खरीदने और बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यील्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एक्सिस सिक्योरिटीज ने। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया है? यील्ड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बाय टू बाय एंड सेल बॉन्ड्स एज वेल एज डिवेंचर्स इन सेकेंडरी मार्केट। फ्रेंड्स, जो ये टर्म है ना डिवेंचर्स, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी से लोन ले रहे हैं लेकिन आप कुछ उसमें कोलेटरल भी नहीं रख रहे हैं, यानी कि आप कुछ गिरवी भी नहीं रख रहे हैं, तो इस तरह का लोन होता है डिवेंचर्स। ठीक है। और ये बेसिकली आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी हिस्ट्री क्या रही है, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, आपने लोन चुकाया है या नहीं चुकाया है, उसके बेसिस पर आपको लोन दिया जाता है। और एक आप कब तक उसको रिपे कर देंगे और क्या उसकी इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, ये सभी इसमें फिक्स कर लिया जाता है। तो ये एक तरह से एक लॉन्ग टर्म लोन होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस तरह से यूज़ करती है जब वो डिबेंचर्स इशू करती है। न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो इन्होंने गुजरात और राजस्थान, इन दोनों राज्यों के ये राज्यपाल रह चुके थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस स्थान पर ट्राइब्स इंडिया जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किया इन्होंने मसूरी में। और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मसूरी में कहाँ पर? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर इन्होंने ट्राइब्स इंडिया जीआई महोत्सव को लॉन्च किया है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसमें पार्टनर मिनिस्ट्री रही है। प्रोफेसर NS लक्ष्मी नारायण भट्ट, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ये कन्नड़ भाषा के काफ़ी प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और इन्होंने विलियम शेक्सपियर के जो 50 सोनेट्स हैं इनको, और जो आयरिश पोइट हैं विलियम बटलर, तो इनके भी जो वर्क हैं इनको कन्नड़ लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था। ईशा सिंह देओल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एथलीट। तो ये एथलीट थे और इनको ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2021 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया? इंग्लिश में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें आपको थोड़ा बोरिंग तो लगेगा, पर ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तब आपको लगेगा कि ये कहाँ से आया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2021 अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? तो इसने अमेंड किया है एनसीटी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकंड एक्ट 2011 को। ठीक है, तो ये पहले वाला इसका आंसर सही है। देखिए क्या हुआ, ये वाला जो बिल है ये पार्लियामेंट में पास हो चुका है और ये एक्ट बन चुका है। तो अब इसने क्या किया है, जो ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकंड एक्ट 2011 है, इसको इसने अमेंड किया है। क्यों अमेंड किया है? क्योंकि जो ये 2011 वाला एक्ट है ये केवल 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड था। अब इसको अमेंड करके इसकी समयावधि बढ़ा दी गई है दिसंबर 2023 तक। अच्छा, और इसमें क्या क्या किया गया है? तो अब जो ये इन्होंने एक्ट लाया है तो इसमें जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, दिल्ली में जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, तो अगर मैं 1 जून 2014 तक अस्तित्व में थी यानी एग्जिस्ट करती थी और उनका डेवलपमेंट जो है 50% तक उनका डेवलपमेंट कार्य जो है वो पूरा हो गया था 1 जनवरी 2015 तक, तो वो जो है रेगुलराइजेशन के लिए एलिजिबल रहेंगी, योग्य रहेंगी। तो ये दो आप कट ऑफ डेट याद रखना, कब से कब तक का यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही और भी यहाँ पर कंडीशन है, इनको आप पढ़ लेना, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? India's first forest healing center has been inaugurated in which state?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से रानीखेत में कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जो जंगल का क्षेत्र है, वहां पर जापानी तकनीक पर आधारित इंडिया के पहले हीलिंग सेंटर यानी वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उत्तराखंड के जो नए सीएम बने हैं, इनका नाम है तीरथ सिंह रावत। यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। साथ ही अब उत्तराखंड से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। तो 20 साल की सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की 1 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनी थी और यहाँ के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विमेंस कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस इसका उद्घाटन किया था। साथ ही उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य बना जिसने महिलाओं को हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में को ओनरशिप प्रदान की। साथ ही इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क ये भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में ओपन हुआ। और आपको पता होगा कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर ब्रेक के कारण काफ़ी बड़ी तबाही हुई, तो इसमें एनटीपीसी का तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट ये पूरी तरह से डैमेज हो गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो मनरेगा है इसके तहत जो वर्किंग डेज होते हैं उनको बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर अब 150 कर दिया है। साथ ही यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लखवाड़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इसको अप्रूव कर दिया है, ये उत्तराखंड में बनेगा। साथ ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने होप पोर्टल इसको लॉन्च किया है। साथ ही यूनियन मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, इन्होंने वेदर रेडार्स लॉन्च किए थे 2 स्टेट में, एक उत्तराखंड और एक हिमाचल प्रदेश। साथ ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने घरों की पहचान चेलिक नाम इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। साथ ही जस्टिस RS चौहान उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। और उत्तराखंड ने जो है शिवालिक रेंज के लिए फर्स्ट आर्बोरेटम इसको जो है लॉन्च किया है, यानी बोटेनिकल गार्डन की तरह आप इसको समझ सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क इसको भी लॉन्च किया है कुमाऊं में। और फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक कमेंट आया है तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। सिलेक्टेड, तो यहाँ पर अनीसा झा जी लिखती हैं, सिलेक्टेड एज RRB PO, थैंक यू वेरी मच टू यू एंड योर चैनल, योर डेली GA मटेरियल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन हेल्प्ड मी अ लॉट। साथ ही इसी तरह से अरुण जी का मैसेज भी आया है, सप्तागिरी ग्रामीण बैंक सिलेक्टेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, योर डेली करंट अफेयर्स फैंटास्टिक, आई गॉट 19 विच इज़ बेस्ट स्कोर इन दैट टफ GA सेक्शन। तो फ्रेंड्स, हम तो यही चाहेंगे कि आप सभी एस्पिरेंट जो हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं इस काबिल बन जाएं कि इस तरह के कमेंट आपके भी हम लोग दिखा पाएँ। और हमें उम्मीद है आप सभी लोग आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। खैर, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली एकमात्र अन्य महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है फ्रेंड्स इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स। तो क्वेश्चन में देखिए 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो मिताली राज, अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन्स पूरे कर लिए हैं। और ये भारत की पहली क्रिकेटर बनी है, महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। और ये कीर्तिमान इन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ खेलते हुए अचीव किया। राष्ट्रीय वन्य जीव रोग निदान अनुसंधान और रेफरल केंद्र, यानी अगर इंग्लिश में बोलें नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर, ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। और इसकी घोषणा की है जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बाबुल सुप्रियो। तो फ्रेंड्स, जो ये सेंटर इस सेटअप किया जाएगा, तो प्रोजेक्ट लायन के तहत जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, प्रोजेक्ट लायन के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, तो उसका हिस्सा है ये नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर। साथ ही यूनियन मिनिस्टर कौन है? ये है प्रकाश जावड़ेकर। किस राज्य सरकार ने मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A, गोवा। तो फ्रेंड्स, जो गोवा है इसने जो जॉब सीकर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको प्रोफेशनल स्किल्स प्रदान करने के लिए IBM के साथ जो है भागीदारी की है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं,
और गोवा की कैपिटल है पणजी। साथ ही IBM की अगर हम बात करें तो IBM के चेयरमैन एंड CEO हैं अरविंद कृष्णा और IBM का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क USA में। गोवा से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो यहाँ की जो मेजर रिवर्स हैं इनका नाम है जुआरी और मांडोवी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गोवा में है। साथ ही सोनसोगर ये गोवा की हाईएस्ट पीक है और मोर्मुगांव हार्बर पोर्ट ये रिवर जुआरी के माउथ पर सिचुएटेड है। साथ ही बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ठीक है, जो कि चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा इसका ही एक पार्ट है, तो ये भी गोवा में लोकेटेड है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ये गोवा में है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में और कई बार पूछा भी जा चुका है। गोमत विभूषण अवार्ड ये जो है गोवा स्टेट द्वारा जो प्रदान किया जाता है, ये यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य सांख्यिकविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है GP समंथा जी को। और इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया है? तो इन्होंने किया है डॉक्टर छत्रपति शिवाजी जी को रिप्लेस किया है और इनका जो कार्यकाल रहेगा ये फिलहाल 2 साल के लिए रहने वाला है। और आपको बता दें कि जो अब ये समंथा जी हैं, डॉक्टर GP समंथा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में अब सेक्रेटरी भी बन जाएंगे। अयोध्या में यात्री निवासा के निर्माण के लिए किस राज्य ने बजट 2021-22 में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं कर्नाटक ने। तो नाम याद रखिएगा, यात्री निवासा। तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कर्नाटक से जो भी लोग अयोध्या में यात्रा करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर विजिट करेंगे, तो वे सभी इस भवन में रुक सकते हैं। तो जो भी पिलग्रिम्स होंगे, विजिट कर रहे होंगे अयोध्या में, कर्नाटक से जो होंगे वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो CM है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। और यहाँ पर 3 डिप्टी CM है, CN अश्वनाथ नारायण, गोविंद कारजोल एंड लक्ष्मण सवादी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए इन्होंने यूपी सरकार से जो है ये मांग भी की है कि हमको जो है एक प्लॉट इस तरह से दिया जाए ताकि हम वहाँ पर एक इस तरह का भवन बना सकें, यात्री निवासा, जहाँ पर कर्नाटक से जो भी लोग अयोध्या में विजिट करें वो वहाँ पर स्टे कर सकें। साथ ही अब जान लेते हैं कर्नाटक से जुड़े करंट अफेयर्स, इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो कर्नाटक जो है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 इसको होस्ट करेगा। साथ ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कर्नाटक ब्लॉकचेन टेक्निक को यूज़ करेगा। साथ ही कर्नाटक CM ने अवलोकना सॉफ्टवेयर इसको लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में भारत को लिथियम के सोर्सेज मिले हैं। साथ ही वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। साथ ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने नेकारा सम्मान योजना इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटक ने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इसको भी लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किस जगह से किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम। तो देखिए, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला है। आपको मालूम होगा कि भारत जो है यानी हम लोग अपने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ ये 15 अगस्त साल 2022 यानी अगले साल हम इसको मनाने वाले हैं। तो अभी से यानी 75 हफ्ते पहले से इसका सेलिब्रेशन शुरू कर दिया गया है। तो डेट याद रखना, 13 मार्च से इसका सेलिब्रेशन शुरू हुआ है। देखिए, अभी तो ये बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ है तो आपको लगेगा कि ये तो याद है हमें, लेकिन अगर आप 1 महीने बाद अगर आपसे पूछा जाए या फिर पूछा जाए, जानकारी ली जाए कि कब लॉन्च किया गया था, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए इसको नोट रख करना, पूछ लिया जाता है कि किस तारीख से शुरू किया गया। तो यह है 13 मार्च 2021 से शुरू किया गया है और ये कब तक चलेगा? अगस्त 15, 2023 तक, ठीक है। और शुरू कब किया गया है? 75 वीक पहले, 75 वीक्स पहले इसको शुरू किया गया है 13 मार्च 2021 से। और इसके बारे में अगर और जानकारी हम जुटाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक पद यात्रा यानी फुट मार्च को भी जो है हरी झंडी दिखाई। कहाँ से? साबरमती आश्रम से।
और ये जो पदयात्रा है ये 21 लोगों द्वारा पूरी की जाएगी, जो कि साबरमती से चलकर और दांडी तक की यात्रा पूरी करेंगे। 386 किलोमीटर की यात्रा ये रहेगी और 25 दिन की यात्रा रहेगी। 5 अप्रैल तक ये पूरी हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें तो इनके जो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा रही है, तो इसको एक तरह से रिट्रेस किया जा रहा है, उसको एक बार दोबारा से फिर से रचा जा रहा है। तो महात्मा गांधी ने, आपको मालूम होगा कि 12 मार्च 1930 से अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी। 78 लोग इनके साथ थे और साबरमती आश्रम से इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी और साल्ट सत्याग्रह का इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया था। साथ ही इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है, जो ये साबरमती आश्रम है इसमें एक भवन है हृदय कुंज, तो यहाँ पर महात्मा गांधी अपनी वाइफ कस्तूरबा के साथ जो है 1918 से 1930 तक रहे हैं। तो याद रखना, हृदय कुंज किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। स्फूर्ति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो फ्रेंड्स ये इसलिए न्यूज़ में आई है क्योंकि देखिए, ये आप न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। नितिन गडकरी सेट्स अ टारगेट ऑफ 5000 आर्टिसन क्लस्टर्स अंडर स्फूर्ति। अच्छा, तो स्फूर्ति का मतलब क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपसे आर का मतलब पूछा जा सकता है कि क्या होता है, बाकी तो ट्रेडिशनल टी का मतलब भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने आप से भी खुद से क्वेश्चन बनाए कीजिए। और बात करें अगर ये क्लस्टर का मतलब क्या होता है, देखिए क्लस्टर अगर हम देखिए मकानों की बात करें तो किसी प्लॉट पर बिल्कुल सटा सटा कर मकान अगर बना दिए जाएँ तो उसको बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा जगह ना छोड़ी जाए और एक लाइन में बना दी जाए तो उसको बोलते हैं क्लस्टर। अगर हम इस तरह की बात करें, जो ये हम डेवलपमेंट करते हैं या फिर जो एंटरप्राइजेज होती हैं, अगर उनकी बात करें तो देखिए कोई भी बिजनेस मॉडल है तो वहाँ पर सिमिलर या सेम टाइप का अगर कोई बिजनेस करता है तो उनको एक ही जगह पर जो है स्थापित कर देना, इसको आप क्लस्टर की तरह समझ सकते हैं। उनका बिजनेस सेम हो सकता है या फिर सिमिलर टाइप का बिजनेस हो सकता है, तो एक जगह पर उनको स्थापित कर देना, ये बोलते हैं क्लस्टर। तो इस तरह के क्लस्टर बनाए जाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं नितिन गडकरी। ये यूनियन मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री में। और साथ ही इन्होंने 5000 क्लस्टर्स बनाने का जो है टारगेट रखा है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये स्फूर्ति है ये 2005 में लॉन्च की गई थी, तो इसका सन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो इस स्फूर्ति स्कीम को जो ऑपरेट करता है, नोडल एजेंसी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए ये नोडल एजेंसी है। साथ ही आपको ये भी बता दें, ये फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, ये हमने क्वेश्चन की तरह भी कराया था आपको, फिर से मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि जो नितिन गडकरी हैं इन्होंने कहा है कि भारत की जो GDP है उसमें जो MSME सेक्टर का जो शेयर है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, 40% करना चाहते हैं। फिलहाल कितना है? फिलहाल 30% है, 30% है, उसको बढ़ाकर 40% करना चाहते हैं। तो इस तरह के टारगेट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। मोरक्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेश वैष्णव जी को। और अगर हम मोरक्को की बात करें तो मोरक्को की कैपिटल है रबात और करेंसी है मोरक्कन दिरहम। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 100 वनडे खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर जो है ये 100 वनडे इंटरनेशनल्स खेलने वाली जो है 5th इंडियन वीमेन क्रिकेटर बन गई हैं। इनसे पहले कौन कौन खेल चुके हैं? मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा और अमिता शर्मा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं वुरकेरी वेंकट रमन, WV रमन। किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ कर्मियों के वेतन खातों को संभालने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद इंडियन आर्मी टू हैंडल सैलरी अकाउंट्स ऑफ पर्सनल? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसके तहत वही जो आपको एक स्पेशल प्रिविलेज आपको दिए जाएंगे, तो जो भी यहाँ पर आर्मी पर्सनल है उनको 0 बैलेंस सैलरी अकाउंट जो होगा उनका वो खोल दिया जाएगा और 4% इंटरेस्ट पर एनम उसमें दिया जाएगा और फ्री अनलिमिटेड ATM ट्रांजैक्शन इनमें दिए जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, केवल आप ये याद रखिए कि किस बैंक ने और किसके साथ MOU साइन किया है। साथ ही अगर हम कोटक महिंद्रा कोटक बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं उदय कोटक और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में।
और आपको ये भी जानना चाहिए कि कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में अशोक गुलाटी को एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। निम्नलिखित में से किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नास्कॉम, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका मकसद क्या है? इस पैक्ट का मकसद है कि जो भी भारत में AI बेस्ड इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो इनोवेशन है, उनको जो है ग्रो करना, उनको उनके लेवल में बढ़ोतरी करना, उसको एक इम्पीटस प्रदान करना। साथ ही आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट इसमें इनोवेशन पार्टनर है। और नास्कॉम की अगर बात करें तो चेयरमैन है UB प्रवीण राव, प्रेसिडेंट है दबांजी घोष और नास्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। विप्रो ने पियरे ब्रूनो को कहाँ के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है इन्होंने यूरोप के लिए। और अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो के CEO हैं थियरी डेलापोर्टे और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि टेक महिंद्रा और विप्रो ने जो है टेलीफोनिका जर्मनी O2 इसके साथ एक पैक्ट साइन किया है। किस लिए? कि जो ये टेलीफोनिका है इसके बिजनेस सपोर्ट एंड IT सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। साथ ही विप्रो जो है ये कैपको कंसल्टेंसी फर्म इसको बाय करेगी। भारत सोलर मॉड्यूल पर 40% और सोलर सेल्स पर 25% की सीमा शुल्क कब से लगाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रैल 2022 से। अच्छा, इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट जो और जानकारी है वो अब आपको मैं देने वाला हूँ, ये आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, पहले भी पूछी गई है और आगे भी पूछी जाती रहेगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जो एक बार अगर मान लीजिए खत्म हुई तो फिर से अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है। ठीक है, जैसे जैसे खर्च होती है फिर से दोबारा अपनी पूर्ति करती रहती है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं सोर्स? जैसे सोलर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल हीट एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो ये सभी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी हैं। तो अब भारत का टारगेट क्या है कि 2022 तक 175 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगा और 2030 तक 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी भारत जो है जनरेट करेगा। अच्छा, अगर इसमें हम सोलर एनर्जी की बात करें, क्योंकि सोलर पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, तो 2022 तक भारत का टारगेट है कि 100 गीगावाट की एनर्जी ये जनरेट करेगा सोलर से और 2030-31 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी ये जनरेट करेगा। साथ ही आपको बता दें कि पूरे विश्व में अगर हम ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो भारत इसमें 5वें नंबर पर है। इस तरह की रैंकिंग भी पूछ ली जाती है। साथ ही आपको बता दें कि जो राजकुमार सिंह हैं, जिनको RK सिंह भी बोला जाता है, तो इनके पास है ये मंत्रालय जो पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। साथ ही स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। और जो ये पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें ये इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, हालांकि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सबसे दूषित स्थलों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहले स्थान पर है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। तो फ्रेंड, जो ओडिशा है, जितने भी भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड साइट्स हैं वो आपके उड़ीसा में हैं। तो 112 साइट्स ऐसी हैं जो कंटेमिनेटेड हैं और उनमें सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। कितनी? 23। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 21 और उसके बाद दिल्ली में है 11। अच्छा, ये कंटेमिनेटेड का मतलब होता है कि जो भी टॉक्सिक या फिर हैजार्डस सब्सटेंसेज जहाँ पर पाए जाते हैं, और ये सब्सटेंस कहाँ से आते हैं? जो टॉक्सिक होते हैं और ये हैजार्डस सब्सटेंसेज होते हैं, ये हम मनुष्य द्वारा ही जनरेट किए जाते हैं। मान लीजिए कोई प्लास्टिक की बोतल फेंक दी, ठीक है, कोई हमने किसी शीशे से दवाई पी और उसको फेंक दिया, या फिर हमने जैसे LED हम ख़राब हो जाते हैं इनको फेंक देते हैं, तो ये सभी जो है टॉक्सिक और हैजार्डस सब्सटेंसेज में इंक्लूड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के जश्न के लिए
कितने स्तंभ तय किए गए हैं? हाउ मैनी पिलर्स हैव बीन डिसाइडेड फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को जोर देकर कहा है और कई बार उन्होंने ट्वीट में बता दिया है कि 5 पिलर्स पर आधारित है जो हमारा ये जश्न मन रहा है। कौन कौन से? फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज़ एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 एंड रिजोल्व एट 75। तो ये सभी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कल हमने एक क्वेश्चन किया था इसी से रिलेटेड कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किस जगह से किया? तो इसका आंसर जो था ये साबरमती आश्रम था। तो इसके बाद जो हमने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी थी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक करेक्शन है। तो यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन 13 मार्च लॉन्च्ड आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 12 मार्च है। तो क्योंकि 13 मार्च की सुबह तो आपको ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड ही कराया गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पर 12 मार्च था। तो क्योंकि ये मैंने खुद ही टाइप किया है, क्योंकि इस तरह से आपको न्यूज़पेपर में तो नहीं मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन 12 मार्च। ये मैंने केवल एक प्रयास था कि आप लोगों को ये डेट भी याद रह सके, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो काफ़ी चांसेस हैं कि डेट ही यहाँ पर पूछी जाएगी किस तारीख से ये शुरू किया गया महोत्सव। तो 12 मार्च है यहाँ पर। तो ये एक जो मेरा प्रयास था उसमें थोड़ा सा गलती हो गई। यहाँ पर 12 मार्च आना है, क्योंकि 13 मार्च के लिए करंट अफेयर्स में बना रहा था, तो इसलिए 13 मार्च ही यहाँ पर गलती से लिखा गया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर 12 मार्च है। तो इसको आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा और जिनको भी PDF मिलेगी वो अपना वहाँ पर करेक्ट PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। किस हवाई अड्डे ने भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल है, अब इस हवाई अड्डे के ऑपरेटर को सालाना 25% से अधिक कार्गो को संभालने में ये मदद करेगा। और जब बात हो रही है बेंगलुरु की, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल ये भी बेंगलुरु में खुलने जा रहा है। और इस टर्मिनल का नाम क्या रहेगा? M विश्वेश्वरैया टर्मिनल। निम्नलिखित में से किसने महिला समृद्धि महोत्सव आयोजित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाबार्ड। तो नाबार्ड ने जो है महिला समृद्धि महोत्सव इसको आयोजित किया। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पर? जो राजभवन है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं प्रेजेंट में डॉक्टर GR चिंतला। और इसकी पेड अप कैपिटल है 14,080 करोड़ रुपीस। साथ ही जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, जो इसकी स्थापना हुई, वो B शिवारामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी। और आपको बता दें कि नाबार्ड जो है ये फुली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी 100% शेयर हैं भारत सरकार के नाबार्ड में। ये हाल ही में एक बैंक में पूछा भी गया था क्वेश्चन, तो इसलिए इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। साथ ही जब बात हो रही है नाबार्ड की, तो इसकी जो चेयरमैन हैं GR चिंतला, इनको हाल ही में APRACA का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। ये हमने अपने करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं, यहाँ पर आपको रिवाइज करने के पर्पज से बताया गया है। 2021 BWF स्विस ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। तो यहाँ पर बैडमिंटन की बात हो रही है और जो ये विक्टर हैं ये डेनमार्क के हैं, ये आप याद रखिएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसी टूर्नामेंट में जो महिलाओं का टूर्नामेंट होता है, इसमें उन महिलाओं की कैटेगरी में जो कैरोलिना मैरिन है ये स्पेन की हैं, तो इन्होंने PV सिंधु को हराया है और गोल्ड जीता है। तो इसमें PV सिंधु जो है ये सिल्वर जीती हैं। किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके द्वारा ये मेरा राशन ऐप जो है लॉन्च किया गया है।
और ये जो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के लिए जो है उपयोगी ऐप है, क्योंकि अब जो भी माइग्रेंट्स हैं या फिर जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं, तो वो अब क्या कर सकते हैं कि अपने आसपास फेयर प्राइस शॉप इसको लोकेट कर सकते हैं। फेयर प्राइस शॉप आप समझे, जो भी जहाँ से हमको राशन मिलता है, जहाँ पर बाहर लिखा रहता है कि सस्ते गल्ले की दुकान, तो उसको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। तो इसको लोकेट कर सकते हैं इस ऐप की सहायता से, क्योंकि जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसका मकसद ही ये है कि जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं वो अपने राशन कार्ड से कहीं से भी उस पर जो आपको राशन मिलता है वो आप ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, ये अगस्त 2019 में 4 स्टेट्स में शुरू की गई थी, यहाँ से लॉन्च की गई थी। अब तो इसमें काफ़ी स्टेट जुड़ गए हैं और ये जो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस यानी IMPDS के तहत इम्प्लीमेंट की जा रही है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाई स्पीड रेल ट्रैक कार्यों के डिजाइन के लिए जापानी फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको ये बताना है कि जो ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसका मुख्यालय या फिर इसका कॉरपोरेट ऑफिस कहाँ पर है। तो इसका कॉरपोरेट ऑफिस है न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स पूरा समझ लेते हैं कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसके साथ पैक्ट साइन किया है। जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड के साथ, ठीक है, कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ ये जो है इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, ठीक है। किस लिए, जो ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो वडोदरा और वापी के बीच जो पूरी एक स्ट्रेच है, 237 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट साइन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये जो है 12 फरवरी 2016 में कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको स्थापित किया गया था। किस लिए, कि जो भी भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे तो उसमें फाइनेंस, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन एंड मैनेज का कार्य करता है। और इसके MD हैं अचल खरे और इसका हेडक्वार्टर्स या फिर कॉरपोरेट ऑफिस जो है ये न्यू दिल्ली में है। S श्रीमती ने किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये किया इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक के। इंडियन ओवरसीज बैंक में एक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। और इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। हेडक्वार्टर्स है चेन्नई इन तमिलनाडु। किस बैंक ने प्रतिष्ठित फिनोविति पुरस्कार 2021 जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, साउथ इंडियन बैंक। और ये किसके द्वारा दिया गया है फिनोविति अवार्ड, ये दिया गया है बैंकिंग फ्रंटियर्स के द्वारा। और किस लिए दिया गया है, साउथ इंडियन बैंक का जो है एक फंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है SIB फी बुक, इसके लिए ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। साथ ही अगर हम साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर केरल के थ्रिसुर में है और इसके MD एंड CEO हैं मुरली राम कृष्ण। निम्नलिखित में से किसने फॉर्चून गारंटी प्लस योजना की शुरुआत की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इमरान अमीन सिद्दीकी ने किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको बनाया गया है। इंडियन बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। MD एंड CEO हैं पद्मजा चंद्रू। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और किस बैंक ने सह ऋण साझेदारी की घोषणा की है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, करूर वैश्य बैंक। तो फ्रेंड्स इन दोनों ने जो है एक को लैंडिंग पार्टनरशिप की है, मतलब दोनों की तरफ से लोन दिया जाएगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंटिटी को दोनों अपनी तरफ से जो है क्रेडिट देने का कार्य करेंगे। तो याद रखिएगा। और करूर वैश्य बैंक की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स करूर इन तमिलनाडु में है और इसके MD एंड CEO हैं B रमेश बाबू। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।